कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन से होती है, जहां अचानक एक अजीब और खतरनाक बीमारी फैल जाती है। लोगों को डर न लगे, इसलिए आर्मी इसे मिलिट्री ट्रेनिंग का बहाना बनाकर पूरे टाउन को सील कर देती है। अस्पताल के अंदर हालात पहले से ही बेकाबू थे। हर जगह संक्रमित मरीजों की भीड़, सबके लक्षण एक जैसे। शाओमेई अपनी बीमार मां को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर बताता है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है, खासकर जख्म के जरिए, इसलिए संक्रमित लोगों के पास जाना खतरे से खाली नहीं। दूसरी तरफ अस्पताल के दूसरे वार्ड में शाओमेई का भाई शाओशुई अपनी गर्लफ्रेंड दाहुआ के साथ मौजूद है, क्योंकि दाहुआ के पिता भी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। अभी कुछ पल पहले तक दाहुआ के पिता ठीक ठाक बोल रहे थे और अगले ही सेकंड वो बिल्कुल शांत हो गए। सबको लगा वो मर गए, लेकिन तभी वो उठे, धीरे धीरे खड़े हुए और सीधे दाहुआ की मां पर टूट पड़े। वो बेचारी मौके पर ही मारी गई। शाओशुआई और दाहुआ भागते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक फ्लाइंग ज़ॉम्बी जो सचमुच उड़ सकता था। दोनों ने जल्दबाजी में सामने रखी चीज फेंक कर रास्ता ब्लॉक किया और पीछे के गेट पर अलमारी ठोककर किसी तरह दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बाहर भी अब ज़ॉम्बियों का सैलाब था। दोनों ने दीवार फांदी और जंगल की तरफ भाग निकले। उसी वक्त अस्पताल के अंदर कमांडर लाओ हेई अपनी बैसाखी से दरवाजा अटकाकर बाकी लोगों को भागने का मौका देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। ज़ॉम्बियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वो वहीं मारा जाता है। शाओमेई, बोशर और एक साथी दा क्यांग उस अफरा तफरी में एक कमरे में छिप जाते हैं। बोशर खिड़की से बाहर झांकता है। पूरा टाउन तबाह हो चुका था। अब उनके पास बचने का एक ही रास्ता था, गाड़ी से भागना। लेकिन गाड़ी की चाबी तो मरे हुए लाओ हेई के पास थी, इसलिए शाओमेई और दाक्यांग एयर वेंटिलेशन पाइप के रास्ते रेंगते हुए वापस गए। नीचे सैकड़ों ज़ॉम्बी भरे थे, एक भी आवाज का मतलब मौत था। आखिरकार उन्हें लाओ हेई की लाश मिली। वो आधे शरीर तक फटे हुए हालत में पड़ा था। सौभाग्य से उस कमरे के ज़ॉम्बी पहले ही कहीं और चले गए थे। शाओमेई चुपचाप नीचे उतरी, कमरा लॉक किया और कपड़ों की अलमारी में छिपे एक जिंदा सिपाही को पाया। उसके पास गाड़ियों की चाबियों का गुच्छा था। सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन तभी लाओ हेई की आधी लाश ज़ॉम्बी बनकर हिलने लगी। उसने पीछे से शाओमेई का पैर पकड़ लिया। घसीटते हुए वो भी एयर डक्ट में चढ़ गया। शाओमेई ने उसे लात मारकर नीचे फेंका, लेकिन वो दृश्य इतना डरावना था कि सांस रुक जाए। जब वो लोग वापस कमरे में पहुंचे, दा क्यांग ने बम सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाओहे के ज़ॉम्बी दांतों ने उसका हाथ काट लिया। शाओमेई ने तुरंत डिसइंफेक्टेंट उड़ेल दिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। हेडान उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन शाओमेई ने बीच में आकर रोक लिया। तभी बोशर बोला, यह दवा शायद वायरस को मार सकती है। हेडान ने झिझकते हुए हथियार नीचे कर दिया। सब लोग अब गाड़ी की तरफ भागने लगे, लेकिन बोशर, जो सबसे डरपोक था, पीछे से चाल चल गया। वो चुपके से भागकर गाड़ी तक पहुंच गया और जैसे ही दरवाजा खोला, एक महिला ने उससे मदद मांगी। बोशर ने उसे धक्का देकर ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक दिया और खुद गाड़ी लेकर भाग निकला। बाकी लोगों ने यह सब देखा तो गालियां बरसाईं, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का। उन्होंने 2 मोलोटोव कॉकटेल तैयार किए और पूरे ज़ॉम्बी झुंड पर फेंक दिए। देखते ही देखते पूरा इलाका जल उठा। अंत में तीनों किसी तरह एक मिलिट्री गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन तभी चारों तरफ से हजारों ज़ॉम्बियों ने गाड़ी को घेर लिया। सांसें थम गई। बस उम्मीद यही थी कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट तो हो गई, लेकिन ज़ॉम्बियों का झुंड लगातार उस पर टूट रहा था। शाओमेयांग और हेडान अंदर बैठे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। ने गाड़ी स्पीड में डाल दी, सीधा भीड़ के बीच घुस गया। ज़ॉम्बियों के धड़ाम धड़ाम टकराने की आवाजें, कांच पर खून के छींटे, हर तरफ बस मौत का नजारा। आखिरकार वो किसी तरह जंगल के रास्ते निकल पाए, पर ईंधन कम था और दा क्यांग की हालत बिगड़ती जा रही थी।